हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने मनी मार्केट पर डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने कैपिटल मार्केट इंट्रोडक्शन लिया। लेक्चर नंबर 4 5 में हमने लेक्चर नंबर 4 में एक्चुअली हमने कंप्लीटली डिस्कस किया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। लेक्चर नंबर 6 में और लेक्चर नंबर 5 में हमने प्राइमरी मार्केट एंड द टर्म्स रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट को कंप्लीट किया। फाइन, सो दीस वर द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, सो आप इन लेक्चर को जरूर देखिए। उससे पहले आप बैंकिंग सीरीज को भी कंप्लीट देखिए और ये सारे के सारे लेक्चर आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज। फाइन, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए हैं बैंकिंग लेक्चर में, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड दिस वाज द लेक्चर दैट वी कवर्ड इन मनी मार्केट एंड लेक्चर नंबर 6 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 4 लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 8 9 10, और जिसमें हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 7, जिसका हमारा पहला टॉपिक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपने एफडीआई के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है, एफडीआई आ रही है, एफडीआई आ रही है, मोदी जी इधर उधर घूम रहे हैं एफडीआई के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होती है? देखिए, अब जो हमारे सामने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहती है उसे आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली तो आती है कि मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली एक आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आता है वो आके यहीं इंडिया में रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो अगर कोई मान लीजिए पेप्सी या एप्पल की कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज जो पैसे आएंगे वो इंडिया में रुक जाएंगे, बिकॉज वहां पर ये लोग फैक्ट्री बना देंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पर पैसा फिक्स हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। लेकिन फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पैसा फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, उसे इसलिए हम हॉट मनी भी बोलते हैं। आगे आपको बताऊंगा क्या होता है ये हॉट मनी। इसमें जो पैसा आता है वो शेयर मार्केट में आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारा शेयर मार्केट ग्रो करना चालू कर दिया, तो बाकी के जो देश रहेंगे वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे कि हाँ यार इंडिया में पैसा आ रहा है, चलो पैसे डाल के पैसा थोड़ा बना लिया जाए। तो लेकिन जैसे ही अगर एक दिन आएगा कि पैसा मतलब हमारा मार्केट गिरना भी चालू होगा, जैसे अभी इस टाइम पे गिर भी रहा था, तो लोग क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी पैसे निकालना चालू करेंगे, तो वो पैसा वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एफडीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें पैसा आके इंडिया में रुक जाएगा, मतलब पैसा वापस कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस भी बाहर जा सकता है। ठीक है, आपने एक और चीज के बारे में सुना होगा कि अभी अभी रिसेंटली जैसे हमारे यहाँ पर ऑयल प्राइस बढ़ना चालू हुए, थोड़ी बहुत डिसरप्शन प्रोवाइड हुआ, तो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर लोग पैसे वापस निकाल रहे हैं। तो आप यानी यहाँ पर एक चीज तो समझ रही होगी कि पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से वापस नहीं निकल रहा है, पैसा एक्चुअली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से ही बाहर निकल रहा है, मतलब शेयर मार्केट से बाहर निकल रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप सुनेंगे कि एफपीआई से पैसे बाहर निकल रहे हैं या फिर मार्केट से पैसे बाहर निकाले जा रहे हैं, इंडियन मार्केट से लोग पैसे बाहर निकाल रहे हैं, इंडियन मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो एक्चुअली वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं एफडीआई को एफपीआई से, तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दोनों में डिफरेंस बताया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, एक और चीज बताता हूँ। अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है तो आप समझ गए हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे शेयर मार्केट में आती है, फॉर एग्जांपल हमारा शेयर मार्केट बहुत ही ग्रो करना चालू कर दिया और एट दी एंड जो बाहर से कंपनीज आएंगी वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 में, मतलब फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर यूजुअली इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये जो कंपनीज आती हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए आती है, उनका मतलब कोई भी ऐसा मकसद नहीं रहता कि हमें यहाँ पर रह के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब वो शुरू में आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी, हमारे जो ट्रेडर्स थे, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें बनाती थी उनसे चीजें खरीदती थी और बाहर विदेश में या यूरोप में, अमेरिका में वहां पर बेचती थी, और जो भी प्रॉफिट रहे तो अपने जेब में रख लेती थी। सेम ये जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले जो बंदे आते हैं वो भी सेम मकसद से आते हैं। उनका कोई भी मकसद नहीं रहता है मैनेजमेंट पे रहने का कि कोई मैनेजमेंट करना, ये करना, वो करना, सिर्फ उनका रहता है पैसे कमाना, चाहे किसी भी तरीके से कमाओ। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये रहता है जो प्रॉफिट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो बंदे आते हैं, और ये लोग आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैवी मनी लेके आते हैं, हैवी मनी मतलब बिलियंस में कभी कभी इन्वेस्टमेंट चली जाती है, और लोग जो भी पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो डाइवर्सिफाइड मैनर में करते हैं। देखिए, अब हमारे जो स्टॉक मार्केट रहता है उसमें जो पैसा है वो दो तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये तो डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर यू कैन इन्वेस्ट मनी इन अ सिंगल मैनर। जैसे कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो भी काफी इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। अब वो सिंगल है, मतलब उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब उनकी फैमिली है ना, कोई बच्चे हैं, नथिंग है, तो और ऊपर से वो टीचर है, तो काफी पैसा
खींच लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं कि पूरा पैसा एक ही शेयर में डाल देते हैं, और जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो कभी कभी करोड़ों में प्रॉफिट हो जाता है, मतलब ऐसा भी हमने देखा है। और कभी कभी लॉस होता है तो बोलते हैं, फोन करके हमें बताते हैं कि नहीं यार आज तो बहुत लॉस हो गया यार, मतलब पूरा शेयर मार्केट नीचे गिर गया, मतलब काफी दुखी आवाज रहती है। फिर भी वो कभी मतलब अपनी आदतों से बदलते नहीं। हम लोग बोलते हैं कि सर डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने सिंगल मैनर में खुश हूं, वैसे भी क्या करूंगा पैसा कमा मतलब बचा के, ठीक है। अब क्या बता सकते हैं कि हमें भी पैसे की जरूरत रहती है, हम मांग सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो वो डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब जो हमारे एफपीआई वाले बंदे आते हैं वो डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर एक शेयर भी डूबा तो उनका पूरा पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट थोड़े मतलब डाइवर्सिफाइड मैनर मतलब बहुत सारे शेयर में इन्वेस्ट करना, और सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करना सिर्फ सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करना। अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा, लॉस होगा तो बहुत ज्यादा। लेकिन डाइवर्सिफाइड मैनर में अगर आपको 2-3 शेयर डूब भी गए तो एटलीस्ट बाकी के 3-4 शेयर से आप पैसे कमा सकते हैं, फाइन। तो ये लोग डाइवर्सिफाइड मैनर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद दो टाइप्स के होते हैं फॉरेन एफपीआई, ठीक है। पहले आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या रहता है कि अगर किसी भी बंदे को अपने पैसे इन्वेस्ट करवाने हैं तो उसे ऐसी कंपनी के पास जाना होगा, ऐसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में मतलब एनबीएफसी के पास जाना होगा। एनबीएफसी याद करिए, बैंकिंग लेक्चर से कनेक्ट करिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो जस्ट गो दैट लेक्चर एंड वॉच दैट लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 3, ठीक है। वहां पर आप जाके देखिए। तो क्या रहता है, जो एमएफआई रहती है, अब कुछ फॉरेन एमएफआई इंडिया से रजिस्टर्ड रहती है, मतलब इंडिया में उनकी रजिस्ट्रेशन रहती है। आप सब जानते हैं कि ग्लोबली बहुत सारी एमएफआई जगह जगह कंट्रीज में रजिस्टर्ड रहती है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो अब उनको जाना पड़ेगा एक ऐसी एनबीएफसी के पास जो कि इंडिया से रजिस्टर्ड हो। मतलब जाएंगी तो फॉर एग्जांपल यूरोप की काफी एनबीएफसी होंगी जो इंडिया से रजिस्टर्ड होंगी। अब अब जो बंदों को लग रहा है, मतलब यूरोपियंस को लग रहा है कि इंडिया मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मुझे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि वो लोग सीधे आएंगे और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको ऐसी मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रजिस्टर होना है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। आप उसे अपने पैसे देंगे, वो इन्वेस्ट करेगी इंडियन मार्केट में और वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट या कमीशन काटेगी और आपको जो भी प्रॉफिट होगा वापस कर देगी, ठीक है। तो पहला तरीका ये है जिस तरीके से आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए अब क्या है कि ये आपने ये इसके बारे में सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन ऑन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बारे में आपने सुना होगा कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने पहले, मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन होने से पहले इसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही टफ सेंक्शन लगाए थे कि इससे कहीं से लोन नहीं मिलेगा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब जो भी मतलब मेंबर्स हैं ये फाइनेंशियल एक्शन ऑन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के, उनको हमने फ्री में अलाउ किया, मतलब उनको किसी भी मतलब ये जो एनबीएफसी होती है उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कंट्री के मेंबर हैं, मतलब अगर आपकी मतलब जो कंट्री है उसने इसके जो प्रोविजन है वो साइन करके, एग्रीमेंट साइन करके रखा है, अगर आप उस कंट्री के मेंबर, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ये सब है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, आप सिर्फ दिखाएं कि आप इस कंट्री के मेंबर से, आपको प्रूव करना है कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ या फिर यूरोपियन सिटीजन हूँ, आप सीधे सीधे आके इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो आप समझ चुके हैं कि एफपीआई क्या होता है, कैसे एफडीआई से ये डिफरेंट है, कैसे एफपीआई में पैसा जा भी सकता है और आ भी सकता है, और एफडीआई में पैसा हमेशा रुका रहेगा। मैंने आपको एक चीज याद है बताया था हॉट मनी के बारे में, ठीक है। अब हॉट हॉट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि लगातार भाप उड़ती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम रहता है कि हॉट मनी इसलिए बोला जाता है कि पैसा एकदम से चला जाता है और पैसा एकदम से आ जाता है। दैट इज व्हाट हॉट, मतलब हॉट चीजें ज्यादा देर तक आपके हाथ में नहीं रुकती है, मतलब सिर्फ कुछ टाइम के लिए आती हैं, हॉटनेस जैसी फील होती है तो लगातार चली जाती है, फाइन। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज हॉट मनी। अब एक और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पी नोट्स। आपने सुना होगा इसके बारे में। पार्टिसिपेटरी नोट्स, 2 टाइप के पी नोट्स होते हैं। हम यहाँ पर एफपीआई से रिलेटेड पी नोट्स डिस्कस करेंगे, फाइन। यहाँ पर हम वो पी नोट्स डिस्कस नहीं करेंगे जो कि दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, वो जब आएगा तो वहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पी नोट्स क्या रहते हैं, देखिए पी नोट्स का कॉन्सेप्ट यूजुअली हमने लाया था अपनी जो शेयर मार्केट है। देखिए हमें जब अपना शेयर मार्केट खोला ना तो वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। वाई, बिकॉज हमारे यहाँ कंपनीज, चाइनीज कंपनीज नहीं है कि लगातार ग्रो करेंगी और लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, पी नोट्स का कॉन्सेप्ट लाया। अब पी नोट्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि अब जो मतलब एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक तरीके का कागज है। मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट मतलब एक सिंपली कागज होता है जिसे सेबी के द्वारा एफपीआई मतलब हमारे इंडियन मार्केट में ओरिजिनेट किया गया। अब इसमें क्या रहता है आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अब आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड एफपीआई मतलब रजिस्टर्ड ये जो एनबीएफसी,
अभी जो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड एफआईस हैं वो तो सीधे सीधे मतलब इन्वेस्ट करवा सकती हैं, लेकिन कुछ अनरजिस्टर्ड एफआईस हैं जो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहती थी, उन्होंने शुरू शुरू में क्या किया कि अपनी जो एफ आई आई आईस थी, ठीक है, मतलब जो एनबीएफसी उसको रजिस्टर करवाने की कोशिश की इंडिया में, लेकिन आप सब जानते हैं इंडिया में इतने स्ट्रिंजेंट रूल है कि उन्हें बहुत ही मुश्किल होने लगी, तो लोगों ने कंप्लेन करना चालू कर दी, सर वी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रॉब्लम समझी, तो फिर सेबी ने कॉन्सेप्ट लाया पी नोट्स का। पी नोट्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी अनरजिस्टर्ड एफआई है वो अपने सारे के सारे पैसे देगी एक रजिस्टर्ड एफआई को, ठीक है, एक रजिस्टर्ड एफआई को पैसे देगी, और जैसे ही वो एक रजिस्टर्ड एफआई को पैसे देगी, अब वो पैसे इन्वेस्ट कर देगी कहां पर, शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में क्या करेगी, जैसे इन्वेस्ट करने से पहले क्या एक पी नोट्स इशू करेगी, मतलब एक कागज इशू करेगी जिसमें लिखा रहेगा कि आपने हमें 100 रुपए दिए थे, अब इसमें से हम अपनी 2 रुपए की कमीशन काट लेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको वापस कर देंगे। मतलब आपने यहां पर देखा कि एक अनरजिस्टर्ड एफआईआई ने भी बहुत ही आराम से विदाउट रजिस्टरिंग इन इंडिया उसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसे प्रॉफिट भी हो गया। मतलब एक तरीके से हमें भी तो फायदा हुआ ना कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली पी नोट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, ठीक है, जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूथोपिया के लोग, या अब ये लोग भी मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो कंट्री है उसके मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो टास्क फोर्स है उसके पार्ट नहीं है, अब वो लोग भी पैसे लगाना चाहते थे, फाइन। तो वो ऊपर से उन्हें रजिस्टर्ड एफआई का एक्सेस नहीं मिल रहा था, तो अनरजिस्टर्ड होते हुए उन्होंने एक रजिस्टर्ड एफआईआई को अपने पैसे दिए, उन्होंने पी नोट्स इनको इशू किया। पी नोट जैसे ही उन लोगों ने इशू किया तो इनको यहाँ पर फायदा हो गया, इनको थोड़ी सी कमीशन मिल गई और यहाँ पर इनको पूरा पूरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जो अनरजिस्टर्ड एफआईआई क्या करती थी कि बाकी जैसे जगह जगह घूमती थी, अब वेबसाइट में अपलोड कर देती थी, जो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपने पैसे दे दो, हम लोग अनरजिस्टर्ड हैं, मतलब पी नोट्स इशू किया जाएगा और आपको आप मतलब पूल बना के जो पैसे हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पी नोट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना चालू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या थी पी नोट्स को, मतलब अब गवर्नमेंट ने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो बोला कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, ठीक है। देखिए कैपिटल गेन टैक्स क्या रहता है कि आप जैसे कि मान लो आपको जो भी, फॉर एग्जांपल आप जब लैंड बेचते हैं, मतलब लैंड खरीदते हैं बेचते हैं, मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपको जो भी प्रॉफिट होता है, पहले फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपने प्लॉट खरीदा, अब उसे आप 12 लाख में बेच रहे हैं, तो 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ जो आपको टैक्स देना रहता है उसे हम बोलते हैं, जो प्रॉफिट में जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो पी नोट से इन्वेस्ट करेगा हम उन्हें कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाएंगे, मतलब उन्हें कोई टैक्स नहीं दे रहा, वो आराम से सिर्फ हमारे इंडियन मतलब मार्केट में आए, पैसे लगाएं और आराम से टैक्स लेके मतलब बिना टैक्स दिए प्रॉफिट लेके चले जाए। अब देखिए आप सोचेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों किया, मतलब पागल थोड़ी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस टाइप का डिसीजन लेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए ऐसा किया था कि उसी टाइम पे हमने रिफॉर्म्स लिए थे। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बची, मतलब फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व थे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे चाहती थी कि हमारे पास बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाए, बहुत पैसा जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि मतलब ये हमारे पास बड़ा टास्क है, मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट तब होगा जब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि थोड़ा बहुत टैक्स वसूल करके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि चलो जाने दो टैक्स, बाद में वो तो हम लगा ही देंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली एट द एंड टैक्स लगा भी दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि मतलब हमारे यहाँ एफडीआई, और इसलिए भी जब लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में तो लोग थोड़ा बहुत प्रमोट भी करेंगे अपने कंट्रीमैन को कि देखो इंडिया में तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आना चालू हो जाएगी, फाइन। दूसरा जो प्रॉफिट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये जो पी नोट्स वालों को, जो अनरजिस्टर्ड थे उन लोगों को प्रॉफिट दिया कि आपकी इन्फॉर्मेशन सीख नहीं की जाएगी, ठीक है, मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो या फलाना ढिकाना, सिर्फ हमें पैसे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें पैसे दे दो, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिखाया। तो अब इसके कुछ इंपैक्ट्स देखने को मिले, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिले। पॉजिटिव इंपैक्ट ये देखने को मिला कि अगले ही 1-2 साल में हमारे यहाँ जो मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हुई वो 50% मतलब पी नोट्स के द्वारा चालू हुई। यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ वो एफपीआई की बारे में बात कर रहा हूँ, आप एफडीआई समझ ही चुके हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हुई वो एक्चुअली 50% जो इन्वेस्टमेंट थी वो पी नोट से होना चालू हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा फायदा हुआ, सोचे कि चलो यार हमारे यहाँ पैसे आना चालू हुए, लेकिन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होना चालू हुए। देखिए पहला नेगेटिव इंपैक्ट तो ये था कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन टैक्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमें लोगों से नहीं लेंगे। तो अब कुछ कंपनी क्या थी, क्वालिफाइड थी कि रजिस्टर कर सके,
ठीक है। कुछ कंपनीज थी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हो सकती थी बाहर की कुछ बहुत ही बड़ी एनबीएफसी जो अपने आप को रजिस्टर कर सकती थी इंडिया में, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों हम अपने आप को रजिस्टर करें, अगर हम रजिस्टर करेंगे तो हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड कंपनीज थी उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जो पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे उन्हें मतलब दैट मीन प्रॉफिट देने की जरूरत, मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो एट द एंड उन्होंने सोचा कि हम क्यों टैक्स दें, मतलब हम अपना रजिस्टर नहीं करते, पी नोट्स के थ्रू ही बस थोड़ा बहुत ये जो छोटी मोटी एफ आई रजिस्टर्ड एफ आई है उनको थोड़ा बहुत कमीशन दे देंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा, फाइन। इससे क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि हमें लॉस ऑफ रेवेन्यू होना चालू हो गया, कि बहुत सारा पी नोट्स आना चालू हो गया और जो कंपनी रजिस्टर करना चाहिए उन्होंने रजिस्टर नहीं करना था, गवर्नमेंट को क्या हुआ कि लॉस होना चालू हो गया। फिर दूसरा क्या होने लगा कि टेरर फंडिंग होने लगी। अब मैंने आपको दूसरा प्रॉफिट क्या बताया था पी नोट्स का, कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगी, तो अब टेररिस्ट लोग भी अपने पैसे पी नोट्स के थ्रू लाने लगे। अब ऊपर से जब लोग मतलब जो सेबी था उसको डाउट हुआ कि ये टेररिस्ट के पैसे हैं, तो सेबी इन्फॉर्मेशन के लिए भी नहीं पूछ सकती थी, कि ये लोग बोल सकते थे कि देखो ये आपके पी नोट्स में लिखा है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर टेरर फंडिंग होना और भी चालू हो गई। और इस टाइम पे आप जानते हैं 1991 पे ही ये कश्मीर का इशू और ज्यादा बढ़ गया था जब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात आती है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ कि राउंड ट्रिपिंग होने लगी। राउंड ट्रिपिंग कैसे, कि क्या किया जाता था, देखिए राउंड ट्रिपिंग क्या रहती है कि हमारे यहाँ के मान लीजिए बड़े बड़े चोर नेता रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट कर लेते हैं। अब वो लोग क्या करेंगे कि बाहर मॉरिशस में एक बड़ी सी कंपनी स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। बड़ी सी कंपनी मतलब एक शेल कंपनी जिसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको स्टैब्लिश कर देंगे और शेल कंपनी को पैसे दे देंगे, मतलब वहां पर पैसे लगा देंगे, और वो शेल कंपनी क्या करेगी, वो पैसे पी नोट्स के थ्रू, ठीक है। पी अब देखिए इन्फॉर्मेशन तो मांगी नहीं जाएगी, अब वो ब्लैक मनी आपने बाहर करवा दिया पूरा पूरा किसी भी तरीके से, आप ये तो करवा ही सकते हैं लोग, ठीक है। आपने पूरा का पूरा पैसा बाहर करवा दिया, और बाहर करवाने के बाद क्या किया, पी नोट्स के थ्रू किसी रजिस्टर्ड एफआईआई में रजिस्टर करवा के दोबारा पैसा वाइट करवा के वापस मंगवा लिया। अब आप बोलेंगे देखो मेरे पास तो पैसे पी नोट से आए हैं, अभी इलीगल भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से राउंड ट्रिपिंग होना चालू हो गई, मतलब हमारे ही देश के पैसे बाहर जाने पर ब्लैक मनी बाहर जाने लगा, और वो ब्लैक मनी पी नोट्स के थ्रू अंदर आता, वो प्रॉफिट होके नेता की जेब में जाने लगा, जो चोर नेता था उनकी जेब में जाने लगा। तो गवर्नमेंट को ये सब जो नेगेटिव जब हमें पता चला तो गवर्नमेंट को भी पता चल ही गया था, तो गवर्नमेंट ने फिर कुछ एफर्ट्स ली। सबसे पहला एफर्ट तो ये लिया कि जो प्रॉफिट हो रहा है पी नोट्स के थ्रू उसे टैक्स किया जाएगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भैया अब हमारे पास बहुत पैसा आ चुका, आपको इन्वेस्ट करना हो तो करो, वैसे तो गवर्नमेंट चाहती थी इन्वेस्ट करे, तो अब लोगों को थोड़ा मतलब मिल भी गया था ना। जैसे जियो ने क्या किया कि लोगों ने सबसे पहले जियो ने फ्री में पैसे देके लोगों को लत लगा दी अच्छे से नेट्स की। अब क्या है, लोग बिना नेट के रह ही नहीं सकते, लोगों को बार बार यूट्यूब चाहिए चाहिए, ठीक है। इसलिए अब लोग इसके आदि हो चुके हैं। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो इंडियन मार्केट था, सोने की चिड़िया वाला जो मार्केट था, उसका दिखा दिया कि यहाँ पर बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अब भले टैक्स लगेगा लेकिन लोग तो आएंगे, ठीक है। तो ऐसा होना चालू हो गया। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन विल बी आस्क्ड, मतलब जो दोनों ड्रॉबैक्स आप यहाँ पर देखेगी, प्रॉफिट में जो टैक्स नहीं लगेगा और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इन्फॉर्मेशन बोली कि इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा। अब इस इन्फॉर्मेशन देने से क्या होगा कि राउंड ट्रिपिंग और टेरर फंडिंग की जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो जाएगी, कि आपसे भी पूछ सकता है कि भैया आपके पास पैसे कहाँ से आए एंड ऑल दीज थिंग्स, पैसे पूछा जाता है। अगर मान लीजिए राउंड ट्रिपिंग में कोई नेता अपने पैसे लगाएगा तो वो नेता पकड़ा जाएगा डायरेक्ट, इसलिए ये दोनों चीजें थोड़ी बहुत कम हो गई। साथ ही साथ जो कैपिटल गेन टैक्स था, अब गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट को दोबारा मतलब रेवेन्यू मिलने लगा, लेकिन इसका एक बैड इंपैक्ट हुआ। वो बैड इंपैक्ट क्या हुआ कि जो आपने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था कि 50% इन्वेस्टमेंट आई थी पी नोट्स के थ्रू, अब वो 50% से घट के 20% आ गई, तो ये लॉस भी हुआ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लॉस था। एट दी एंड हमें जो भी ये जो मतलब ऊपर से फिर बात, तो ये जो पी नोट्स का जो 50% पैसा आ रहा था मैक्सिमम, तो वो टेरर फंडिंग और राउंड ट्रिपिंग का था, तो एटलीस्ट अब हमें ओरिजिनल देखने को मिला कि 20% ही आ रहा है, ओके। So this is all about P notes and foreign direct investment, or you can say foreign portfolio investment, or this was the most important topic for your UPSC mains. So finally at the end we have completed our lecture number 7, ठीक है। बस हम 3 लेक्चर बचे हैं जिसमें हम ये छोटे मोटे टॉपिक जल्दी कवर करेंगे, एंड we will be covering our final chapter in detail at the end, fine. So this is all about lecture number 7. So I will take your leave and we will meet in lecture number 8. Thank you and nice day friends.